हेलो दोस्तों, एडमा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं के तिवारी आप लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, जिसका भारतीय प्रशासनिक सेवा में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो अब आप लोग प्रशासनिक सेवा की तैयारी एडमा क्लासेस के साथ कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियोज के नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक मोटिवेशन कोट है, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। यानी कि यहाँ कहा गया है कि किसी को सफलता यूं ही आसानी से नहीं मिल जाती। सफलता प्राप्त करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। उसे परिश्रम करता पड़ता है, बार बार असफल होने के बाद भी परिश्रम करते रहना पड़ता है, तब जाके उसे सफलता मिलती है। भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मतलब आपको छोटी छोटी चीज़ों को एकत्रित करते रहना है, तभी जाके आपको एक बड़ी सफलता का मटेरियल तैयार हो पाएगा। जिस प्रकार एक चिड़िया तिनका तिनका इकट्ठा करके घोंसला बनाने में सफल हो जाती है, तो आप लोगों को भी छोटी छोटी चीज़ें आपको धीरे धीरे एक एक सिलेबस का एक एक पार्ट को पढ़ते पढ़ते आप लोग भी अपना पूरा सिलेबस को कवर कर लेंगे और आप भी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आप धीरे धीरे और धैर्य के साथ पढ़ते रहिए। सबसे पहले आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि हमको पढ़ना क्या क्या है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 को जानेंगे और इसके बाद फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को समझेंगे, इसमें क्या प्रमुख प्रावधान थे। और इन दोनों अधिनियम को समझने के बाद आपको कुछ वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न भी दिए जाएंगे, जिससे आप देख सकेंगे कि जो हमने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा, क्या उसको हमने सीख पाया, क्या वो हम अच्छे से याद कर पाए कि नहीं। और आपके अभ्यास प्रश्न के लिए एक मुख्य परीक्षा का अभ्यास प्रश्न पत्र भी दिया है, उसको भी आप लोग देखिए और उसका उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे एडमा क्लासेस में और कौन कौन सी क्लासेस चल रही हैं जो आपको तैयारी में बहुत ही मदद करेंगी। तो सबसे पहले सुबह सुबह डेली मोटिवेशन का क्लास होता है 6 बजे, मुकेश सर का। इसको आप लोग ज़रूर देखिए, ये मोटिवेट करने का कार्य करते हैं लोगों को। तो इसको इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए सुबह 6 बजे। फिर मध्य प्रदेश का जीके पढ़ाते हैं देशांत जैन सर, तो इनकी वीडियोज भी आप लोग देखिए। मध्य प्रदेश के जीके, मध्य प्रदेश से संबंधित सभी चीज़ों को कवर कर रहे हैं अच्छे से। तो मध्य प्रदेश का एग्जाम, जितना भी एग्जाम है, चाहे वो MPPSC का हो या मध्य प्रदेश के और भी जो एग्जाम्स हैं, उनमें ये सब मदद करने वाले हैं आपको मध्य प्रदेश का जीके। इसके बाद भूगोल कवर कर रहे हैं जियोग्राफी पंकज सर, सुबह 9 बजे इनकी क्लासेस रहती हैं, तो इसको आप लोग जरूर देखिए। ये आपको मैप के द्वारा और ट्रिक के द्वारा बहुत ही अच्छे से जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो इनकी क्लासेस भी आप लोग कर लिए। और फिर 10 बजे से मैं खुद भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी को पढ़ा रहा हूँ। और आप 3:30 बजे जो हो तो पवन सर की एप्टीट्यूड की क्लास भी कर सकते हैं। एप्टीट्यूड को अपने तैयार को जो MPPCS और आपके फॉरेस्ट एग्जाम दोनों में मदद करेगा, इसके साथ ही साथ MP के अन्य एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो आज हमें जो पढ़ना है वो भारत शासन अधिनियम 1935 को पढ़ना है। तो हम लोग देखते हैं इसके कौन कौन से अधिक महत्वपूर्ण प्रावधान थे। भारत शासन अधिनियम 1935 जो था, इसको पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर कहा गया, क्योंकि इस अधिनियम ने स्थानीय प्रशासन को बहुत ही ज्यादा शक्तियां देने की कोशिश की। और इस अधिनियम में कुल मिला के 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। तो कभी कभी पूछ लिया गया यदि कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में कितनी धाराएं और कितनी अनुसूचियां थी, तो वो आप लोग बता सकेंगे 321 और धाराएं और 10 अनुसूचियां। अधिनियम की विशेषताएं को समझ लेते हैं कि अधिनियम की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं थी। तो इस अधिनियम के द्वारा एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई।
अखिल भारतीय संघ का मतलब है कि जितने भी छोटे छोटे राज्य हैं उनको एक इकाई के रूप में माना गया और वो सब एक अब भारतीय जो तो राज्य के अंतर्गत आ गए थे। और इस अखिल भारतीय संघ में इन राज्यों और रियासतों को शामिल होना ऑप्शनल रखा गया था, यानी वैकल्पिक रूप में यदि वो चाहें तो अखिल भारतीय संघ से जुड़ सकते हैं, यदि चाहें तो न जुड़ें। तो इस कारण क्या हुआ, आखिरकार ये जो अखिल भारतीय संघ की स्थापना का जो सपना था वह कभी पूरा हो ही नहीं हो सका, क्योंकि ये राज्य और रियासत इस अखिल भारतीय संघ से बाद में नहीं जुड़े। इस अधिनियम की जो दूसरी प्रमुख महत्वपूर्ण विशेषता थी वो तीन सूचियों का निर्माण करना था। तीन सूचियां कौन कौन सी? संघीय सूची थी, राज्य सूची थी और समवर्ती सूची थी। तो तीन प्रकार की सूचियों का निर्माण भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। तो जैसा कि आज भी हमारे संविधान में अगर देखा जाए तो सातवीं जो अनुसूची है, सातवीं अनुसूची में तीन विषय रखे गए हैं। सातवीं अनुसूची में तीन विषय रखे गए हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो जिस प्रकार अभी वर्तमान में हमारी जो सूचियां हैं, 7 अनुसूचियां, सेम टू सेम उसी प्रकार की अनुसूचियों का जन्म किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो ये जो आज की वर्तमान की 7वीं अनुसूची के विषय हैं, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची, वो हमारे कब से लिए गए थे? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए थे। तो भारत शासन अधिनियम की एक यह प्रमुख विशेषता है कि इसमें तीन सूचियों का निर्माण किया गया, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके अलावा जितनी भी अपशिष्ट शक्तियां थी वो उस समय भारत के वायसराय को दे दी गई थी। तो अपशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? भारत के वायसराय को। तो ये याद रखिएगा, जिस प्रकार अभी इस समय जो हो तो जितनी भी अवशिष्ट शक्तियां होती है वो केंद्र सरकार को दे दी जाती हैं। हमारी अगर अनुसूची के बाहर कोई सब्जेक्ट है तो वो केंद्र सरकार के पास होते हैं। तो उस समय 1935 के भारत शासन अधिनियम में ये अवशिष्ट शक्तियां भारत के वायसराय को उस समय मिली हुई थी। इसके बाद इस अनुसूची के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन प्रांतों में समाप्त कर दिया जाता है, यानी कि जो प्रांतीय स्वायत्तता अधिक दे दी जाती है, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता है और प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की जाती है। और साथ ही साथ प्रांतों में तो द्वैध शासन समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ कर दिया जाता है। एक प्रशासन संबंधी और विधान के संबंधित जो है तो प्रावधान किए जाते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि जो प्रशासन संबंधी प्रावधान है ये किस प्रकार जो है तो संचालित किए जाते थे। तो ये जो प्रशासन के संबंधित अधिकार थे, इसमें जो सुरक्षा का विषय था, सुरक्षा यानी देश की सुरक्षा का विषय हो, या विदेश संबंध हो, जितने भी विदेश संबंध होते थे, विदेश संबंध, या फिर ईसाई चर्च से संबंधित विषय, ईसाई चर्च से संबंधित कोई भी विषय हो गया, या तो अनुसूचित जातियों से संबंधित कोई विषय हो गया, अनुसूचित जो जातियां होती थी, अगर इन सब से कोई संबंधित कोई भी जो तो संबंध है प्रशासन संबंधित, तो ये काम देखता था गवर्नर जनरल। और ये किसकी सहायता से करता था? ये कार्य देखता था गवर्नर जनरल, परिषद, जो कार्य परिषद थी गवर्नर जनरल की, उसकी सहायता से करता था। और ये कार्य परिषद जो थी ये कभी भी जो तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती थी, विधायिका के प्रति ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होती थी, यानी कि विधायिका के प्रति इसकी कोई जवाबदेही नहीं होती थी। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें इसके अलावा प्रशासन इस संबंध जो जितने भी सब्जेक्ट हैं, इस सब्जेक्ट के अलावा कुछ सब्जेक्ट जो तो रिजर्व रखे गए थे, यानी कि सुरक्षित रखे गए थे। उन सुरक्षित विषयों पर जो प्रशासन का कार्य होता था वो गवर्नर जनरल करता था मंत्री परिषद की मदद से, मंत्री परिषद की सलाह पर। यानी जितने भी रिजर्व सब्जेक्ट, सुरक्षित सब्जेक्ट रखे गए थे, उन सब पर जो है तो कार्य करने का कार्य करता था गवर्नर जनरल, और वो किसकी सलाह पे करता था? मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता था। इसके अलावा गवर्नर जनरल यानी उस समय का जो वायसराय था, उसके पास कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे जो है तो वह इस मंत्रिपरिषद की सलाह को भी न मानने से इनकार कर सकता था। और ये जो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, यानी कि जो विशेष उसको अधिकार दिए गए थे, वह कार्य करता था वो भारत सचिव के कंट्रोल में। जो गवर्नर जनरल था वो भारत सचिव के कंट्रोल और निर्देश में यह कार्य करता था। यानी गवर्नर जनरल स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे जो कार्य करता था वह भारत सचिव के अंदर ही करता था।
इसके बाद हम लोग देखते हैं विधायिका संबंधित क्या क्या प्रावधान थे 1935 के भारत संसद अधिनियम में। तो इसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी। केंद्र को एक फेडरल असेंबली बनाया गया था, यानी संघीय ढांचा, और एक जो है तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स बनाई गई थी, यानी राज्य परिषद। राज्य परिषद यानी दो भागों में बांटा गया था, एक फेडरल असेंबली थी, संघीय सभा थी, और एक राज्य परिषद थी। इसी प्रकार सेम टू सेम प्रांतों में भी दो द्विसदन की व्यवस्था की गई थी। एक लेजिस्लेटिव असेंबली थी, यानी विधान सभा, और एक विधान परिषद। विधान सभा प्रांतों में भी एक विधान सभा होती थी और एक होती थी विधान परिषद, यानी द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी विधान। तो ये जितने भी कानून बनते थे इसमें गवर्नर जनरल को कुछ महत्वपूर्ण, जो उस समय के गवर्नर जनरल वायसराय थे, उसको कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हुई थी। वायसराय, तो हम लोग इसको समझेंगे कि ये प्रमुख शक्तियां ऐसी ऐसी क्यों थी। तो पहला था, कोई भी यदि बिल पास हो रहा है विधानसभा से, कोई भी बिल इस विधानसभा से यदि कोई भी बिल पास हुआ तो उसके पास ये वीटो पावर होता था। वीटो पावर होता था कि वह इसको राजशाही के लिए, जो ब्रिटिश के उस समय राजशाही थी, उसके लिए जो है तो सुरक्षित रख सके विषय को। तो वीटो पावर मिली हुई थी गवर्नर जनरल को। इसके अलावा जो भी गवर्नर जनरल के पास एक और प्रमुख पावर थी कि जितना भी इस विधानमंडल में कोई भी डिस्कशन हुआ है और यदि यह विधानमंडल कोई भी कानून पास करने से मना कर देती है तो गवर्नर जनरल यानी वायसराय के पास शक्तियां होती थी कि वह जो है तो उसमें खुद विधेयक बना सके, खुद ही विधेयक यानी कानून बना सके। और इस कानून का उतना ही महत्व होता था जितना इस विधान परिषद के द्वारा या विधायिका से पास हुए कानून का होता था। इसके अलावा गवर्नर जनरल के पास अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दिया गया था। जिस प्रकार हम लोग देखे थे भारत शासन अधिनियम 1919 में दिया गया था, सेम उसी प्रकार लगभग इसमें भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया हुआ था, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूर्ण करने के नाम पर, या किसी विशेष परिस्थिति आपातकाल में वह गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था। इसके अलावा कोई भी बिल में संशोधन बिना गवर्नर जनरल की अनुमति के नहीं किया जा सकता था। गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना संशोधन किसी भी प्रकार का नहीं किया जा सकता था। संशोधन यानी गवर्नर जनरल को 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा कई सारी शक्तियां दी गई थी। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि प्रांतीय स्वायत्तता की बात तो की गई, लेकिन वास्तव में जितनी भी प्रांतीय स्वायत्तता थी वह अभी भी गवर्नर जनरल के पास थी, यानी शासन अभी भी केंद्रीकृत बना हुआ था। तो जो जितने 11 राज्य थे उस समय, उसमें से 6 में जो है तो 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी। तो वे 6 राज्य कौन कौन से थे? बंगाल में किया गया द्विसदनात्मक व्यवस्था, मुंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और आसाम। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन के रूप में बना के दिया जा सकता है प्रश्न कि किन किन राज्यों में जो है तो द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो ये बंगाल हो गया, मुंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और आसाम। इन 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी। उस समय के जो 11 प्रांत थे उनका भी नाम आप लोग याद कर सकते हैं, कौन कौन से थे? आसाम था, बिहार, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस यानी केंद्रीय, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था, उड़ीसा था, पंजाब था, सिंध। तो ये 11 उस समय के प्रोविंस थे, राज्य थे। उनमें से 6 में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। इस अधिनियम की जो अगली खास विशेषता है वो यह है कि इस अधिनियम के द्वारा दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। यानी 1919 के
भारत शासन अधिनियम में हमने देखा था, 1919 के भारत शासन अधिनियम में हमने देखा था कि उसमें अलग से निर्वाचन कई जातियों के लिए किया गया, कई धर्मों के लोगों के लिए किया गया था, ईसाई, सिख। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा जो है तो दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई थी। और इसकी घोषणा 1932 के कम्युनल अवार्ड के द्वारा ही कर दी गई थी। सांप्रदायिक अवार्ड जो 1932 का घोषणा हुई थी, उसी से यह घोषित हो गया था। इस अधिनियम के द्वारा मताधिकार का जो अधिकार था उसको विस्तार किया गया। हमने देखा था कि बहुत ज्यादा कम सीमित मात्रा में जो है तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा दिया गया था। शिक्षा, कर और संपत्ति के इन्हीं 3 आधारों पर जो है तो मताधिकार दिया गया था। अब इस जो है तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा इस मताधिकार का विस्तार कर दिया जाता है, 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और इस एक्ट की जो एक और प्रमुख विशेषता थी कि इस एक्ट के द्वारा 1858 में जिस भारतीय परिषद का निर्माण किया गया था उसको भी समाप्त कर दिया जाता है। तो ये पूछ लिया गया कि भारत परिषद का जो तो समाप्ति कब की गई थी, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। इस एक्ट की एक और प्रमुख विशेषता यह है कि इस एक्ट के द्वारा यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई। तो याद रखिएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा 3 लोक सेवा आयोगों का 3 स्तरीय लोक सेवा आयोगों का गठन किया गया। एक संघ लोक सेवा आयोग था, एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग था और एक संयुक्त सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग केंद्र में था, प्रांत जितने भी उस समय प्रोविंस थे उनके लिए था। और यदि 2 या 2 से अधिक प्रांत मिलकर एक साथ परीक्षा का आयोजन करना चाहते हैं ऑफिसर्स भर्ती संबंधित, तो उसके लिए संयुक्त सेवा आयोग का भी गठन किया गया था। तो 3 स्तर पर प्रांतीय सेवा आयोग का गठन किया गया। केंद्र, प्रांत और दोनों को मिलाकर अगर 2 या 2 से अधिक प्रांत चाहें तो एक संयुक्त सेवा आयोग का भी गठन कर सकते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था 1935 के भारत शासन अधिनियम में की गई। इसके अलावा 1937 में इस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई। तो ये आप लोग याद रखिएगा, संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, 1937 में 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ये 1935 अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। अब आप लोग देख लेते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है उसकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं थी। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत सरकार को यह भारत में जो प्रमुख परिवर्तन किए गए थे वो यह था कि ब्रिटिश संसद की जो संप्रभुता और जिम्मेदारी थी उसका उन्मूलन कर दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया। अब भारत में ब्रिटिश सरकार की कोई संप्रभुता नहीं रह गई, उसके पास कोई भी शक्ति नहीं रहेगी। सर्वोच्च शक्ति, संप्रभुता मीन्स होता है सर्वोच्च शक्ति, यानी जो प्रशासन का संबंधित जितने भी कार्य हैं, राजस्व संबंधित जो कार्य रहते हैं वो ब्रिटिश संसद के अधीन थे अब तक, और उसकी भी जिम्मेदारी थी। उसको अब 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। साथ ही साथ इस अधिनियम की तो दूसरी प्रमुख विशेषता थी वो यह थी कि ताज का अधिकार अब अधिकार का स्रोत नहीं रहेगा। जितने भी अभी अथॉरिटी होती थी अब जो तो भारत के लोगों को ट्रांसफर कर दी गई, ना कि अब ताज। उस समय स्वतंत्र अधिराज्य थे, भारतीय डोमिनियन बना हुआ था और पाकिस्तानी डोमिनियन, यानी भारतीय अधिराज्य और पाकिस्तानी अधिराज्य। तो ये शक्तियां अब भारतीय डोमिनियन और पाकिस्तानी डोमिनियन के पास चली गई, ना कि ताज के पास थी। और जो गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर होते थे जिनके पास अब तक हम लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा शक्ति थी, वह अब शक्ति इनके पास नहीं रह गई। अब ये केवल संवैधानिक प्रमुख के रूप में रह गए। जिस प्रकार आजकल राष्ट्रपति होते हैं, लगभग से करीब करीब उसी प्रकार की शक्तियाँ इनके पास बची हुई थी। अब इनके पास बहुत ज़्यादा शक्ति नहीं बची थी, ये अब केवल संवैधानिक प्रमुख के रूप में रहे। और इस अधिनियम की जो सबसे जो खास बात थी वो अधिराज्य के विधायिका की संप्रभुता कर दी गई थी। यानी जो पाकिस्तानी डोमिनियन और भारतीय डोमिनियन उस समय थे, भारतीय अधिराज्य और पाकिस्तानी अधिराज्य, ये किसी भी प्रकार का विधायिका बना सकते थे। ये अब स्वतंत्र हो गए थे कि जिस प्रकार का चाहें अपने राज्य के लिए, अपने क्षेत्र के लिए उस प्रकार का संविधान बना सकते हैं। और यदि वह चाहें तो इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को भी वो समाप्त करने की, यानी संपूर्ण शक्ति जो है तो अब
अधिराज्यों को दे दी गई थी। उस समय जो वर्तमान में बने थे 2 अधिराज्य, भारत और पाकिस्तान, इनको दे दी गई। आप लोग जिस प्रकार का संविधान चाहें, जिस प्रकार का अपना विधान चाहें, उस प्रकार की विधान बना सकते हैं। तो यह थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की कुछ विशेषताएं। 1935 का अधिनियम भी हमने पढ़ा है। अब आइए देख लेते हैं कुछ अभ्यास प्रश्न कि हम लोग इससे कितना सीखा है। पहला है प्रश्न, क्या है पहला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो अभी हमने पढ़ा है आज 2 पढ़े हैं, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारत शासन स्वतंत्रता अधिनियम। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा की गई थी। इसको याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है, पहली बार संयुक्त सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये भी हमने आज ही पढ़ा है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा 3 प्रकार की सेवा आयोग का गठन किया गया। केंद्र सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, प्रांत सेवा आयोग, प्रांतीय सेवा आयोग, प्रांतीय सेवा आयोग, और तीसरा हमने क्या देखा था जो इस प्रश्न में पूछा गया है, संयुक्त सेवा आयोग। तो 3 प्रकार के सेवा आयोग का गठन किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो ये याद रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की नहीं है? तो आप लोग को 4 ये विशेषताएं दी गई हैं। इन ऑप्शंस को पढ़िए और बताइए कि कौन सी कौन सी विशेषता नहीं है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। पहला क्या है, क्या इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद की संप्रभुता और जिम्मेदारी बढ़ गई थी, यानी उसको संप्रभुता और जिम्मेदारी दी गई थी? पहला आसन पूछ रहा है। दूसरा कह रहा है कि ताज जो है तो अब अधिकार का स्रोत नहीं रहे, यानी जो अथॉरिटी थी जिससे शक्ति मिलती थी कानून बनाने की, वो ताज अब नहीं रह गया था 1947 के अधिनियम के द्वारा। तीसरा कह रहा है गवर्नर जनरल प्रांतीय गवर्नर संवैधानिक प्रमुख हो गए थे। और चौथा है कि विधायिका की संप्रभुता थी, यानी भारतीय अधिराज्य जो थे राज्य, उनके विधायिका की संप्रभुता हो गई। तो हमने 1947 के अधिनियम में इसको भी पढ़ा है कि अधिराज्य की विधायिका की संप्रभुता हो गई। ये भी देखा कि गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर जो है तो अब संवैधानिक प्रमुख के रूप में आ गए थे। ताज भी अब अधिकार का स्रोत नहीं रह गया। यहाँ पर क्या कहा गया है, ब्रिटिश संसद की संप्रभुता और जिम्मेदारी, ब्रिटिश संसद की संप्रभुता और जिम्मेदारी को इस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया, ना कि कोई बढ़ी या उसको बनाया गया संप्रभुता, इसको समाप्त कर दिया गया। तो यही विशेषता भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, ब्रिटिश संसद की संप्रभुता और जिम्मेदारी, यह विशेषता भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की नहीं थी। तो अब हम लोग देखते हैं मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न क्या है आज का। यह है, क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 ने एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था? चर्चा कीजिए। यानी जो प्रांतीय स्वायत्तता की बात की जा रही है, क्या प्रांतों को पर्याप्त मात्रा में अधिकार दे दिए गए थे 1935 अधिनियम के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम के द्वारा कि नहीं? इस पर आपको चर्चा करना है, इस पे आपको लिखना है। आप इस पे 150 से 200 शब्दों में लिखकर कमेंट कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल में नीचे। फिर मैं इसको रिव्यू करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपने कैसा लिखा है, और यदि कुछ भी इनपुट देना होगा मैं उस पर जरूर दूंगा। तो इसलिए आप लोग जरूर कमेंट करिए। तो धन्यवाद एडमा क्लासेस में हमारा वीडियो देखने के लिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और बताइए कि हिंदी भाषा में बेहतर कंटेंट के साथ हम लोग आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। सभी सामग्री, पाठ सामग्री आप लोगों के लिए उपलब्ध हो रही है इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी जैसी ही वीडियो अगली आए वो आपको मिल जाए। आप लोग हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। तो जिसका लिंक जो है तो आपको वीडियो में नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। तो आप लोग उस पर लिंक करके
क्लिक करके आप लोग हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि इस जो वीडियो का पीडीएफ है वो आपको वहीं पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग टेलीग्राम पे क्विज भी कराते हैं, तो उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट करिए टेलीग्राम में जुड़कर। तो एक बार पुनः धन्यवाद, थैंक यू।